हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिया एक गरीब किसान था जिसके घर में राशन पानी भी मुश्किल से आया करता था। उसका परिवार बड़ी तंगी से अपना गुजारा किया करता। एक दिन हरिया की पत्नी माला उससे कहती है, सुनिए जी, अब हमारी आरती की उम्र शादी के लायक हो गई है। हमें उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। गरीब घर में कंवारी बेटी उधारी की तरह होती है। जैसे उधारी का ब्याज बढ़ता जाता है, ऐसे ही लड़की की उम्र बढ़ने पर उसकी शादी की चिंता और बढ़ती जाती है। ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ माला, लेकिन मैं क्या करूँ? हमारा गुजारा यहाँ मुश्किल से होता है और बड़े जतन करके खाने के पैसे हम जुटा पाते हैं। ऐसे में बेटी के शादी के पैसे कहाँ से लाऊं? जी अगर आप बुरा ना माने तो बड़ी हवेली पर साफ सफाई करने के लिए एक औरत चाहिए। मैं वहाँ जाकर अपनी बात करूँ, 2 पैसे जुट जाएंगे तो आरती की शादी करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। आखिर हम अपनी बच्ची के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। माला जाकर बड़ी हवेली पर बात करके वहाँ काम पर लग जाती है। अब हरिया खेती करता और माला हवेली पर काम करती। वहीं आरती घर संभालती। एक दिन माला शाम को घर नहीं आती और आरती अपने बाबा से चिंता करते हुए कहती है, बाबा देखो ना, माँ अब तक नहीं आई। सूरज ढलने को है। माँ को इतना समय आने में कभी नहीं लगता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे हवेली जाकर देखना चाहिए। ठीक है बेटी, तू हवेली में देखा। मेरे कमजोर शरीर में खेती करने के बाद और चलने की हिम्मत नहीं है। हरिया की बात सुनकर आरती बड़ी हवेली के रास्ते जाती है और देखती है कि उसकी माँ रास्ते पर बेहोश पड़ी है। आरती रास्ते पर चीख चीख कर सबसे मदद मांगती है। कोई है जो मेरी मदद करेगा? मेरी माँ यहाँ बेहोश पड़ी है। कोई मेरी मदद करो। आरती चिल्ला रही थी कि तभी वहाँ से छोटे ठाकुर की गाड़ी जाती है और ड्राइवर से छोटे ठाकुर कहते हैं, अरे ड्राइवर, ये किस लड़की की आवाज है जो ऐसे बीच रास्ते पर चिल्ला रही है? हमें जाकर इसकी मदद करनी चाहिए। साहब रहने दीजिए। आजकल शहरों की तरह गांव में भी लोग ना यही तरकीब लगा के रास्ते चलते लोगों को लूटते रहते हैं। हम घर चलते हैं। छोटे ठाकुर ड्राइवर की बात से सहमत होते हैं और गाड़ी नहीं रोकते। और आरती देखती है कि एक गाड़ी आई है और वो रुक नहीं रही। आरती उस गाड़ी के आगे अचानक आ जाती है और उसे अचानक सामने देखकर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और छोटे ठाकुर गुस्से में गाड़ी से बाहर आकर कहते हैं, अंधी हो क्या? पागल हो गई हो? ऐसे चलती गाड़ी के आगे आ रही हो? अरे मरना है तो कोई और गाड़ी देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे अंधे और पागल तो आप हैं। नजर नहीं आता कि एक लड़की मदद मांग रही है। मेरी माँ बेहोश हो गई है। उनको अस्पताल ले जाना है और आप कैसे इंसान हैं जो आप गाड़ी भगा कर जा रहे हैं? छोटे ठाकुर की नजर आरती की ये बातें सुनकर आरती की माँ पर पड़ती है और वो ड्राइवर से कहता है, ओ ड्राइवर साहब, इनको गाड़ी में बिठाओ भाई साहब और अस्पताल लेकर चलो। पर छोटे ठाकुर। अरे परवर कुछ नहीं, जो कहता हूँ करो चुपचाप। ड्राइवर आरती के साथ उसकी माँ को सहारा देकर गाड़ी में बैठाता है और अस्पताल लेकर जाता है, जिसके बाद इलाज करवा के वो दोनों को घर छोड़कर अपनी हवेली जाता है। लेकिन छोटे ठाकुर को आरती की बातें सुनने और उसका चेहरा देखने के बाद नींद नहीं आती है। अरे कैसी लड़की थी वो जो अपने अपनों के लिए मुझसे और सबसे लड़ गई। जहाँ सब मेरी ही हुजूरी करते हैं वो मुझसे डरी ही नहीं। ये सब होता है जिसके बाद माला को कमजोरी थी और आरती उसकी जगह हवेली पर काम करने जाती है। वहीं छोटे ठाकुर भी उसे हवेली पर देखकर खुश होते हैं। वो अक्सर जब वो काम करती उसके आसपास ही मंडराया करते। ये सब उसकी माँ भी नोटिस करती है, जो कि अकेले में उसके दिल का हाल उससे पूछती है और अपने बेटे की खुशी की खातिर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आरती के घर जाती है और आरती के माँ बाप से कहती है, जी देखिए, माना कि हम लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन अमीर गरीब तो किस्मत की बात है। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो। जी हमको क्या एतराज हो सकता है? हमारी बेटी आपके घर की बहू बने तो। पर ठकुराइन, कहाँ आप बड़े लोग और कहाँ हम? हमारा तो कोई तालमेल ही नहीं है। देखिए, ये अमीरी गरीबी तो बस दिखावा है। मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो कि मेरे घर को संभाले, और आपकी बेटी मेरे बेटे की पसंद भी तो है। सुमित्रा ये बोलकर रिश्ता पक्का करके चली जाती है, जिसके बाद अब हरिया और माला के लिए ये परेशानी थी कि वो अपनी बेटी की शादी कैसे करे, क्योंकि जहाँ उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे, वहाँ उनकी बेटी के लिए इतने अमीर घर का रिश्ता आया था, जिसके बाद ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है।
और एक जलनखोर पड़ोसन केतकी माला के घर आकर उससे कहती है, क्या बात है माला, आजकल तू कहीं नजर ही नहीं आती है। जब से लड़की का बड़े अमीर घर में रिश्ता जुड़ा है, हम गरीबों को भूल गई है क्या? अरे कैसी बात कर रही हो केतकी बहन, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी सहेली हो, मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ। बस लड़की की शादी की चिंता सता रही है। इतने पैसे घर है नहीं कि शादी धूमधाम से हो जाए। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हाँ, तू नहीं जानती माला कि ये अमीर लोग कैसे होते हैं। इनके लिए तो रिश्ता तय करना और तोड़ना बाएं हाथ का खेल है। मैं तो कहती हूँ कि तू ही ये रिश्ता तोड़ दे। इतने महंगे खर्चे तुम लोग कैसे कर पाओगे? केतकी, उन्होंने कोई खर्चा करने को बोला ही नहीं है हमें। उनको तो बस हमारी बिटिया 2 जोड़ी कपड़ों में चाहिए। ये सब तो कहने की बात होती है, आखिर दहेज के बिना भी कोई शादी होती है क्या भला? केतकी ये बोलकर आग लगाकर चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि माला ये रिश्ता तोड़ दे। लेकिन वही माला अपने आप से कहती है, मैंने और इन्होंने सारी जिंदगी गरीबी में निकाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वही दिन देखे, इसलिए जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। माला इस उधेड़बुन में लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी बेटी की शादी इतने धूमधाम से तो वो कर ही सके कि उसकी बेटी ससुराल में हंसी का पात्र ना बने। इसी के चलते एक दिन माला हरिया से कहती है, सुनिए जी, हमारी बेटी के भाग से उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। हमें उसकी शादी धूमधाम से करनी चाहिए और उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो अपने गरीब माँ बाप को हमेशा याद रखे। कैसी बात करती हो? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम ये सब करें? तुम तो जानती हो हमें ऊपर वाला 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से देता है। एक ही तो बेटी है हमारी, उसके लिए नहीं करेंगे तो क्या ये सब मरने के बाद साथ लेकर जाएंगे? जी हम ये घर बेच देते हैं। खरीदार को बोल देंगे कि हमको बिटिया की शादी के बाद घर से निकाले और हम शहर जाकर किराए के घर में गुजारा कर लेंगे, कोई मजदूरी का काम तलाश कर लेंगे। माला की बात हरिया को सही लगती है, जिसके बाद हरिया अपने घर को किसी जमींदार को बेच देता है और धूमधाम से उसकी शादी करता है। जिसके बाद माला और हरिया शहर जाने लगते हैं कि तभी बस स्टॉप पर उनको छोटे ठाकुर और आरती मिलते हैं और आरती अपने माँ बाप को देखकर कहती है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, वो भी अपना ही गांव छोड़कर? आपकी गरीब बेटी के घर अमीर लड़के का रिश्ता क्या आया? आपने तो अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया। मेरी बच्ची, तुझे ये सब कैसे पता? मैंने और तेरे बाबा ने तो तुझे कुछ बताया ही नहीं, फिर ये सब कैसे? क्योंकि जिस जमींदार को आपने अपना घर बेचा वो जानता था कि आप मेरे होने वाले ससुर हो, इसलिए उन्होंने आपसे घर खरीदकर मुझे दे दिया। ये लीजिए आपके घर के कागज। पर ये हम कैसे ले सकते हैं? अब तो ये आपका हुआ क्योंकि आपने इस घर को खरीदा है। छोटे ठाकुर, ये आपका है। माना ये घर के कागज मेरे हैं, लेकिन आप दोनों भी तो मेरे सास ससुर हैं। अब या तो आप वापस चलकर अपने घर में रहिए या मेरे साथ मेरे घर चलिए। छोटे ठाकुर यानी अपने दामाद की बात सुनकर माला और हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। इस तरह एक गरीब घर की लड़की के लिए आया अमीर घर के लड़के का रिश्ता सफल रहता है। शक्शिमा की बड़ी बहन राम्या अपनी कुकिंग क्लास से वापस आती है तो उसके हाथ में खाने से भरा एक डब्बा होता है। उसके आते ही शक्शिमा फट से हॉल में आती है और अपनी बहन से खाने का डिब्बा लेते हुए कहती है, लेट मी गेस कि आपने कुकिंग क्लासेस में क्या बनाया होगा जो आप मेरे लिए भी लाई हैं। मलाई चाप? नहीं, कुछ और बनाया है? ऐसा कुछ जो तूने क्या मैंने भी आज तक नहीं खाया था। अरे राम्या, तू यहाँ? इस पगली ने बुलाया होगा तुझे यहाँ। ये भी ना तुझे अपने ससुराल में देखकर राजी नहीं है। कोई नहीं माँ, वैसे मैं कुकिंग क्लास में जो भी बनाती हूँ ना, मेरी सास उसकी तारीफ ही नहीं करती और ना चखती है। कम से कम ये चक्कर कमियां तो निकाल देती हैं। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, आप लोग बातें करो, मैं खा लेती हूँ पहले। इतना कहकर शक्शिमा डब्बे को खोल लेती है तो उसमें शलगम की मसालेदार सब्जी और पूरी रखी होती है, जिसकी एक बाइट खाते ही शक्शिमा अपनी बहन राम्या का हाथ चूमते हुए बोलती है, अरे दीदी, क्या बनाया है पता नहीं, लेकिन जो भी है माइंड ब्लोइंग है, मतलब जबरदस्त। हाँ, यही जबरदस्त चीजें खाकर तुझे 10 लगते हैं। माँ क्या है? मुझसे क्या पूछ रही है? अपनी बहन से पूछ जिसने बनाया है। पता नहीं है लेकिन फिर भी वाह वाही कर रही है। अरे आप लोग बस भी कीजिए, मैं बताती हूँ। ये शलगम की मसालेदार सब्जी है, इसमें मैंने सिर्फ 5 मसाले मिलाकर बनाया है। कौन से गम की सब्जी? गम नहीं पगली, शलगम। जो भी हो मानना पड़ेगा, शलगम खाकर खुशी मिल गई।
हाँ तो जल्दी खत्म कर इसे, मुझे घर भी जाना है, वरना मेरी सास चिल्लाएगी और कहेगी नासपीटी आ गई अपनी माँ के घर से। इतना कहते ही दोनों बहनें हंस पड़ती हैं। कुछ देर बाद राम्या अपने ससुराल जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। शलगम की सब्जी का स्वाद शक्शिमा की जुबान से जाता ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब गली में सब्जी वाला आता है तो अपनी माँ के कहने पर शक्शिमा थैला लेकर गली में सब्जियाँ लेने जाती है। तभी सब्जी वाला कहता है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। बोलो मैडम क्या तोलूं? आधा किलो भिंडी कर दो, 2 किलो टमाटर। और आपके पास शलगम नहीं है क्या? मैडम आपकी आंखों में क्या दिक्कत है क्या? क्यों, मैं तुम्हें भेंगिया कानी नजर आ रही हूँ क्या? नजर तो नहीं आ रही, पर क्या पता कोई और दिक्कत हो। तुम सब्जी वाले हो या आँख के डॉक्टर? जो पूछा है उसका जवाब दो ना। इसमें जवाब देना क्या है? तनिक ठेले पर तो देखो, इतनी सारी शलगम पड़ी है, इसको क्या तोरी कहते हैं? अच्छा, ये होती है क्या शलगम? हाँ होती तो यही है, लेकिन आपके घर में कोई अलग आती है क्या? कितना बोल रहे हो? सब्जी दो और ये शलगम भी 1 किलो कर देना। यही वाला शलगम ना? नहीं तो क्या खेत से उखाड़ कर लाओगे? बात करते हो। और सब्जियां तोलो। सब्जी वाला उसे सब्जियां तौलकर दे देता है और शक्शिमा उसे पैसे देकर घर लौट आती है। रात के समय जब दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठती हैं तो शक्शिमा खुश होकर कहती है, तो बताओ माँ, शलगम के साथ और क्या क्या बनाया है? शलगम के साथ? अरे मैंने तो शलगम बनाई ही नहीं है, मैंने तो आलूदम और रोटियां बनाई हैं। क्यों? अरे मैं सब्जी वाले से इसलिए तो शलगम लाई थी ताकि आज आप उसकी सब्जी बनाओ। और आपने क्या बनाए? वही घिसे पिटे आलू। किसी ने कहा था तुझे शलगम लाने को? मुझे नहीं भाती ये शलगम, तभी तो मैंने आज तक नहीं बनाई। वाह माँ वाह, आप ही तो कहती हो कि नालायक सब्जी खाना चाहिए, फिर अभी उन सब्जियों में शलगम नहीं आता क्या? तुझे खाना है तो खा, वरना जाकर सो जा। बहन ने शलगम क्या चखा दी, वही खाने की जिद पकड़ कर बैठ गई है। बस बस, अभी खा रही हूँ मैं। फिर दोनों खाना खाने लगती हैं। अगले दिन अपनी माँ को बोलने की जगह खुद ही शलगम की सब्जी बनाने के लिए किचन में पहुँच जाती है। जिसकी रेसिपी जानने के लिए वो अपनी बहन को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी बहन का फोन नहीं लगता तो वो खुद से कहती है, ओहो, दी भी फोन नहीं उठा रही। माँ को पसंद नहीं इसलिए उनसे कहने का कोई फायदा नहीं। और मेरा बहुत मन कर रहा है शलगम खाने का। एक काम करती हूँ, कच्चा ही खा लेती हूँ। इतना बोलकर वो चाकू लेकर शलगम के पत्ते अलग कर उसे सलाद की तरह काटकर खाने बैठ जाती है। समय बीतता है और वो रात को खाने के साथ सलाद के रूप में शलगम खाने लगती है। एक रोज मंजू की पड़ोसन भवरी अचार से भरी बरनी लिए उसके घर आती है। अरे भवरी, इतनी बड़ी बरनी लेकर क्या मांगने आई है तू? हाय दैया, तुझे इतनी बड़ी बरनी दिख रही है लेकिन उसमें भरा अचार नहीं दिख रहा है। अचार? कैसा अचार? खाने वाला शलगम का अचार है, मेरी बहू ने बनाया है तो मैंने सोचा एक बरनी तुझे भी दे दूं। बड़ा चटपटा बना है, रख ले, 1 महीना आराम से चल जाएगा। अरे भवरी, पहली बार तो कुछ लेने नहीं देने आई है, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर ये शलगम का अचार सुनकर वो खुशी भी मर गई। अरे इसके नाम में ही गम हो, उसके अचार को खाकर क्या ही खुशी मिलेगी। वापस ले जाए इसे। तभी शक्शिमा कॉलेज से घर आती है और उसकी ये बात सुनकर फर्श से शलगम के अचार की बरनी अपने हाथ में लेकर कहती है, ओहो माँ, घर आई चीज को क्यों वापस भेजना चाहती हो? भवरी आंटी ने कितने प्यार से बनाया होगा ये शलगम का अचार। उसकी बहू ने बनाया है, उसने नहीं। हाँ तो क्या, अब वो देने आई है तो क्या ऐसे ही वापस भेज दोगी? आंटी आप जाओ, मैं अचार रख लेती हूँ। रख ले, मैं तो देने ही आई थी। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ कोई नहीं, इसके बदले चीनी चाय पत्ती लेने आती रहूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर भवरी वहाँ से चली जाती है और शक्शिमा शलगम के अचार की बरनी लिए अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, माँ आपको पता भी है शलगम खाने के कितने फायदे होते हैं। माना आपको नहीं भाता शलगम तो मेरा सोच कर ही रख लेती। अरे कितना शलगम खाएगी, और इसका भी अचार होता है, मुझे तो आज ही पता चला। हाँ ये बात तो मुझे भी आज ही पता चली। क्या कहती हो, टेस्ट करोगी क्या? नहीं, तू ही खा ये शलगम। मंजू मुंह बनाए वहाँ से चली जाती है। तभी शक्शिमा बरनी खोल एक अचार निकालकर चटकारे लगाते हुए खाने लगती है। समय बीतता है और ऐसे ही शक्शिमा अपने खाने में शलगम को किसी न किसी रूप में खाया करती। कभी सलाद तो कभी अचार, सब्जी तो कभी शलगम का भरता, जिससे उसकी सेहत भी बनी रहती है। एक रोज रविवार के दिन जब मंजू हॉल में झाड़ू लगा रही होती है
तभी अचानक से मंजू की नाक से खून बहने लगता है। ये देख शक्शिमा घबरा जाती है और अपनी माँ को कमरे में लेकर जाती है। शाम के समय इसी समस्या के चलते शक्शिमा अपनी माँ को क्लिनिक लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर कहता है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ऐसा हो गया था, इसलिए थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। वो तो बढ़ेगा ही ना, सारा दिन मुझ पर चिल्लाती जो रहती हैं बस। ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें खाने से पहले ले लीजिएगा और हो सके तो उनको खाने में कुछ पौष्टिक सूप जरूर दीजिए। जी डॉक्टर साहब। दोनों कुछ देर में घर आ जाती हैं। अगले दिन शक्शिमा ऑनलाइन शलगम के सूप की रेसिपी देखकर अपनी माँ के लिए बनाने की कोशिश करती है। पहली बार में वो जैसे तैसे शलगम का सूप बनाकर अपनी माँ को बिना बताए पीने को देती है, जिसके बाद वो रोज थोड़ा थोड़ा शलगम का सूप उसे रोज देने लगती है, जिससे उसकी तबीयत में काफी सुधार आता है। लेकिन जब एक शाम शक्शिमा अपनी माँ को सूप नहीं देती तो वो कहती है, क्या हुआ, आज सूप नहीं बनाया क्या तूने? हाँ, क्योंकि अब आप ठीक जो हो गई हो। हाँ तो क्या ठीक इंसान सूप नहीं पी सकता? अच्छा बनाती है तू, इसलिए मेरा मन पीने का है। अच्छा पता भी है, वो सूप शलगम का था। क्या मतलब? इतने दिनों से तू मुझे शलगम का सूप पिला रही थी। और नहीं तो क्या, डॉक्टर ने कोई पौष्टिक सूप देने के लिए कहा था, और पौष्टिक शलगम भी होता है, तो बस बना दिया मैंने उसका सूप। ऐसा था क्या? और क्या, मुझे पता था, मैं आपको बता दूंगी तो आप पियोगी नहीं। शलगम में बहुत गुण होते हैं माँ। हाँ समझ गई, तभी तो तेरा बीपी भी अब नॉर्मल हो गया है। अच्छा तो अब बना भी दे, मन कर रहा है मेरा भी शलगम का सूप पीने का। बनाया है माँ, लेकर आती हूँ। आज आपके साथ मैं भी शलगम का सूप पीऊंगी। इतना कहकर वो रसोई से 2 कटोरी सूप लेकर आती है और फिर दोनों माँ बेटी शलगम का पौष्टिक सूप पीते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।